सो हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक। हम पढ़ रहे थे ऑर्गेनिक केमिस्ट्री सेकेंड सेम की। हमने अभी तक 8 चैप्टर्स कंप्लीट कर लिए हैं। कार्बोक्सिलिक एसिड तक हमारा चैप्टर कंप्लीट हो चुका है। अब हमें अपने जो सिलेबस है उसका लास्ट चैप्टर कवर करना है, चैप्टर 9, जो कि है एलिफैटिक अमीन्स। ठीक है, अभी तक हमने कार्बोक्सिलिक एसिड, कार्बोनिल कंपाउंड, एल्किल हैलाइड्स, एल्कोहल, एल्केन, एल्कीन, कॉन्जुगेटेड डाइन्स, नोमेनक्लेचर, ये सारी चीजें पढ़ ली हैं पिछले चैप्टर्स में। वो आपने अगर देखा है तो बहुत बढ़िया, नहीं देखा तो आप इस वीडियो को देखने से पहले वहां पर जाएं, उससे उसका कॉन्सेप्ट लेकर आए, फिर आपको ये चैप्टर और अच्छे से समझ में आएगा। तो हम अब ये चैप्टर शुरू करते हैं, जो कि हमारा लास्ट चैप्टर है। सो आइए देखते हैं क्या है चैप्टर में। तो चैप्टर का टॉपिक है हमारे एलिफैटिक अमीन्स। अभी तक हमने जितने भी कंपाउंड्स पढ़े वो या तो कार्बन ऑक्सीजन के डेरिवेटिव्स थे या फिर ROH था, मतलब उसमें अल्कोहल ग्रुप था। अब हम क्या पढ़ने जा रहे हैं? अब हम पढ़ने जा रहे हैं अमीन ग्रुप को। अमीन ग्रुप का मतलब होता है NH2 ग्रुप को। ठीक है, RNH2 ग्रुप के बारे में हम यहाँ पे पढ़ने जा रहे हैं। तो ये है पूरा टॉपिक एलिफैटिक अमीन्स का। ठीक है, आइए देखते हैं इस टॉपिक में क्या है। अब देखिए अमीन्स क्या है, सबसे पहले डिस्कस करते हैं अमीन्स क्या है। तो अमीन्स आर एन इंपॉर्टेंट क्लास ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स एंड आर डेरिवेटिव्स ऑफ अमोनिया। मतलब ऐसे ऑर्गेनिक कंपाउंड्स जो अमोनिया से डिराइव होते हैं उन्हें ही हम क्या कहते हैं? अमीन्स कहते हैं। अब अमीन्स में फर्स्ट 1, 2 और 3 तीनों हाइड्रोजन एटम जो होते हैं अमोनिया के, उनको हम एल्काइल या एराइल ग्रुप से अगर रिप्लेस कर दें तो वो अमीन्स में कन्वर्ट हो जाते हैं। कैसे? देखो यहाँ पे NH2 था, ठीक है, NH3 था, हमारे पास अमोनिया थी। अमोनिया से हमने क्या किया, यहाँ से एक हाइड्रोजन निकाल के उसके साथ में एल्काइल ग्रुप जोड़ दिया। तो ये क्या हो गया? RNH2 हो गया। ये क्या हो गया? हमारा एक अमीन हो गया। ठीक है, ऐसे ही अगर हम 2 निकाल दें, यहां से NH कर दें, ठीक है, R2NH कर दें, अगर R, ठीक है, तो ये भी क्या हो गया हमारा? ये भी अमीन हो गया। और अगर हम यहाँ नाइट्रोजन आइटम से तीनों हाइड्रोजन हटा के सिर्फ अल्काइल या एसाइल ग्रुप्स यहाँ पे ऐड कर दें तो भी ये क्या रहेगा? अमीन ही रहेगा। ठीक है, तो ये एक इंट्रो था अमीन के लिए। अब अमीन्स कहाँ पे प्रेजेंट होते हैं? हम अपनी बॉडी के रेफरेंस में अगर बात करें तो DNA और RNA में अमीन्स पाए जाते हैं। ठीक है, DNA और RNA में अमीन्स पाए जाते हैं, अमीनो एसिड्स के फॉर्म में पाए जाते हैं। ठीक, इसके अलावा ये कई सारे इंपॉर्टेंट ड्रग्स में भी प्रेजेंट होते हैं। ड्रग्स में प्रेजेंट होते हैं जो कि हमें जो हम डेली कंज्यूम करते हैं। इसके अलावा फंडामेंटल बिल्डिंग ब्लॉक्स हैं किसके? प्रोटीन्स के कैसे? अमीनो एसिड्स होते हैं भाई प्रोटीन्स के बिल्डिंग ब्लॉक्स। ठीक है, लेकिन अमीनो एसिड्स किससे बने हुए हैं? अमीन ग्रुप से। ठीक है, तो ये क्या है? अमीन ग्रुप से बने हुए अमीनो एसिड से बना हुआ प्रोटीन। तो ये फंडामेंटल बिल्डिंग ब्लॉक है किसका? अमीनो एसिड्स या प्रोटीन्स का। ठीक है, अब नाइट्रोजन एटम जब 3 सिग्मा बॉन्ड से लिंक्ड होता है एराइल या अल्काइल ग्रुप से, तो वो क्या बनाता है? फंक्शनल ग्रुप अमीन बनाता है। ठीक है, मतलब जो मैंने आपको बताया RNH2, जब एक हाइड्रोजन हटेगा, 2 हटे हो या 3 हटे हो, और ये जो नाइट्रोजन है ये अल्काइल या एराइल ग्रुप से जुड़ा हुआ है, तो वो क्या हो जाएगा? हमारा एक अमीन हो जाएगा। जैसे यहाँ पर देखिए ये क्या है? RNR, ये भी क्या है? एक अमीन है। ठीक है, R2NH है ये, तो ये क्या है? अमीन है। फिर यहाँ पे देखिए RCONH2 है, ये अमाइड है, ये भी क्या है? एक अमीन ग्रुप में आएगा। देन अराइल अमीन की बात करें, ये अराइल ग्रुप था, एक हमारा बेंजीन ग्रुप है, बेंजीन ग्रुप के साथ NH2 लगा है, तो ये क्या हो गया? अराइल अमीन हो गया। ठीक, अगर हेट्रोसाइक्लिक ग्रुप के साथ जुड़ा हुआ है NH ग्रुप तो भी ये क्या है? अमीन है। ये किसका स्ट्रक्चर यहाँ पे बना हुआ है? निकोटीन का बना हुआ है। अब इसके कुछ एग्जांपल्स देखते हैं। जैसे RNH का हम देखें अगर एग्जांपल, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा हमारा? मिथाइल अमीन की बात करें, R हमने यहाँ पे CH3 ले लिया। ठीक है, R क्या है? CH3 और NH यहाँ पर वैसे ही है, तो ये मिथाइल अमीन हो गया। देन डाइमिथाइल अमीन की बात करें, हमने 2 हाइड्रोजन हटा के 2 R ग्रुप लगा दिए, R और R डैश, तो ये क्या हो गया? डाइमिथाइल अमीन। हमने तीनों हटा दिए, R1, R2, R3, 3 अराइल ग्रुप्स इसमें जोड़ दिए। ठीक है, तो ये क्या हो गया? ये ट्राइमिथाइल अमीन हो गया। अब हम अराइल अमीन्स की बात करें तो ट्राइफिनाइल अमीन का एग्जांपल लेते हैं। हमने क्या किया यहाँ पर? जो हमारा बेंजीन रिंग है या फिर C6H5 ग्रुप है, उसको हमने नाइट्रोजन के तीनों वैलेंसीज पे अटैच करवा दिया, तो वो क्या हो गया? ट्राइफिनाइल अमीन। 2 पे कराया तो डाइफिनाइल अमीन, और 1 पे कराया तो वो एनिलीन रहता है। कैसे? देखिए ये हमारा N ग्रुप था, N ग्रुप से हमने जब 2 हाइड्रोजन हटाए तो यहाँ पर हमने 2 C6H5 ग्रुप लगा दिए। ये क्या हो गया हमारा? ये हो गया हमारा डाइफिनाइल अमीन। ठीक है, ये जब 2 लगेगा तो ये डाइफिनाइल अमीन बनाएगा, 1 लगेगा तो एनिलीन बनाएगा, 3 लगेगा तो ट्राइफिनाइल अमीन बनाएगा। अब आते हैं हम इसके टाइप्स की पे, कितने टाइप्स के होते हैं अमीन्स। तो जनरली 2 टाइप्स के होते हैं, एक एरोमेटिक, दूसरा एलिफैटिक। तो एरोमेटिक की बात करें तो एरोमेटिक में क्या होता है? ये ऐसे अमीन्स हैं जिसमें जो कार्बन एटम्स हैं वो कैसे बॉन्डेड होते हैं? नाइट्रोजन एटम से। और ये जो कार्बन एटम्स हैं ये किससे डिराइव हुए होते हैं?
एल्काइल ग्रुप से डिराइव हुए होते हैं। और एरोमेटिक में क्या डिफरेंस रहता है, एराइल ग्रुप से डिराइव्ड कार्बन एटम्स लगे रहते हैं। एग्जांपल देखिए, अगर हम एलोफैटिक अमीन्स की बात करें तो हमारा हो जाएगा CH3NH2, ठीक है। इसके साथ क्या जुड़ा हुआ है, ये अल्काइल ग्रुप जुड़ा हुआ है। और अगर हम वहीं पे C6H5NH2 की बात करें तो ये क्या है हमारा, ये एरोमेटिक अमीन है, ठीक है। क्यों, बिकॉज यहाँ पे एराइल डेरिवेटिव है और ये अल्काइल डेरिवेटिव्स है, ठीक। अब इसके अलावा हमें देखना है, अब मैंने बताया कि 3 हाइड्रोजन एटम्स होते हैं, तो उसके बेसिस पे यहाँ पे कुछ और टाइप्स में भी अमीन्स को क्लासिफाई किया गया है, जिसमें पहला है प्राइमरी अमीन्स, ठीक है। प्राइमरी अमीन्स की अगर हम बात करें तो इसमें एक जो हमारा हाइड्रोजन एटम है वो एक अल्काइल ग्रुप या एरोमेटिक ग्रुप से रिप्लेस हो जाएगा। जैसे कि अगर एग्जांपल दे तो 2 अमीनो इथेनॉल। फिर सेकेंडरी अमीन में क्या होगा, सेकेंडरी अमीन्स में 2 ऑर्गेनिक सब्स्टिट्यूएंट्स होंगे, मतलब या तो एक अराइल या एक अल्काइल, या फिर दोनों अल्काइल हो सकते हैं, ठीक है, या फिर दोनों अराइल हो सकते हैं। मतलब इसमें क्या है, सेकेंडरी अमीन्स में 2 हाइड्रोजन रिप्लेस करके हम 2 असाइल या अराइल ग्रुप्स यहाँ पे अटैच कर देंगे। ये एग्जांपल क्या है, डाइमिथाइल अमीन है और मिथाइल इथेनोलामीन है। देन टर्शरी अमीन्स की बात करें तो टर्शरी अमीन्स में क्या है, देखिए टर्शरी अमीन्स में तीनों हाइड्रोजन एटम्स जो होते हैं वो रिप्लेस हो जाते हैं किससे, ऑर्गेनिक सब्स्टिट्यूएंट से, जैसे कि ट्राइमिथाइल अमीन में या फिर ट्राइफिनाइल अमीन में, ठीक है। एग्जांपल यहाँ पे प्राइमरी अमीन का जैसे जनरल फॉर्मूला दिया हुआ है RNH2, यहाँ पे R2NH देन R3N। ये किसके एग्जांपल्स दिए हुए हैं, ये अमीन्स के एग्जांपल दिए हुए हैं, अमीन्स के जनरल स्ट्रक्चर दिए हुए हैं, यहाँ इसके एग्जांपल्स दिए हुए हैं जो कि हम बताते हैं प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्शरी अमीन्स के बारे में। देन हम देखेंगे इसका स्ट्रक्चर। स्ट्रक्चर में क्या है, देखिए स्ट्रक्चर की बात करें तो स्ट्रक्चरली अमीन्स जो होते हैं वो पिरामिड शेप के होते हैं। जो नाइट्रोजन प्रेजेंट है वो sp3 हाइब्रिडाइज्ड होता है। इसके अलावा एक इलेक्ट्रॉन लोन पेयर प्रेजेंट होता है sp3 हाइब्रिड ऑर्बिटल ऑफ नाइट्रोजन में, जो इसको टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री को डिस्टॉर्ट करता है और पिरामिडल ज्योमेट्री देता है। मतलब जो ये sp3 हाइब्रिडाइज्ड नाइट्रोजन है, इसके पास जो ये लोन पेयर प्रेजेंट है, ये क्या कर रहा है, इसको एक टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर देने की बजाय क्या कर रहा है, एक पिरामिडल स्ट्रक्चर दे रहा है। क्यों दे रहा है, बिकॉज जो लोन पेयर प्रेजेंट है वो रिपल्शन कॉज करता है, जिससे कि बॉन्ड एंगल कम होता है, और वो बॉन्ड एंगल में आई कमी की वजह से यहाँ पर क्या होगा, ये इसका शेप चेंज करेगा, ठीक है। किसमें चेंज करेगा, टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री से किसमें चेंज कर देगा, पिरामिडल ज्योमेट्री में चेंज कर देगा, ठीक है। अब अगर नाइट्रोजन की बात करें तो नाइट्रोजन ऑफ अमीन्स जो होते हैं वो डायरेक्ट अटैच होते हैं डिफरेंट ग्रुप से, ठीक है। तो जो नाइट्रोजन है वो स्टीरियोजेनिक सेंटर की तरह बिहेव करता है और ये ऑप्टिकली एक्टिव होता है। लेकिन अमीन्स जो होते हैं जिनके पास नाइट्रोजन जो कायरल स्टेट में होता है या ऑप्टिकली इनएक्टिव होता है, उनको हम आइसोलेट नहीं कर सकते, ठीक। अब यहाँ पर ये क्यों है, क्यों, बिकॉज पिरामिडल इन्वर्जन हो जाता है अमीन्स का। कैसे होता है, प्लेनर ट्रांजिशन स्टेट में, मतलब जब ये प्लेनर ट्रांजिशन स्टेट में चले जाते हैं तो इनका पिरामिडल इन्वर्जन हो जाता है, ये इन्वर्ट कर देते हैं अपने फॉर्म को, इसलिए ये आइसोलेट नहीं किए जा सकते, ठीक है। तो ये स्ट्रक्चर के बारे में था। अब हम आइसोमेरिज्म देखेंगे। तो आइसोमेरिज्म में अमीन्स जनरली 2 टाइप के आइसोमेरिज्म शो करते हैं, एक है पोजीशन आइसोमेरिज्म और दूसरा है मेटामेरिज्म, ठीक। अब जो अमीन्स है जैसे कि प्रोपेनामीन है, ठीक, या फिर प्रोपेनामीन किस में कन्वर्ट हो जाएगा, प्रोपेन टू अमीन में कन्वर्ट हो जाएगा, ये पोजीशन आइसोमेरिज्म शो कर रहा है। जैसे प्रोपेनामीन है तो वो क्या करेगा, प्रोपेन टू अमीन में कन्वर्ट हो गया, ठीक है, तो ये उसमें कन्वर्ट हो रहा है, तो इसलिए पोजीशन आइसोमेरिज्म। लेकिन जैसे अमीन जैसे इथेनामीन है, ठीक है, ये क्या करते हैं, मेटामेरिज्म रखते हैं अपने पास, ठीक है। इनके अंदर कौन सा आइसोमेरिज्म का फिनोमिना है, मेटामेरिज्म का फिनोमिना है। ये क्यों हो रहा है, बिकॉज जो कार्बन है जब वो नाइट्रोजन के अराउंड प्रेजेंट होते हैं तो वो रीअरेंजमेंट अंडरगो करते हैं या फिर उनका रीअरेंजमेंट हो जाता है, इस वजह से यहाँ पर हमें ये आइसोमेरिज्म देखने को मिलता है, ठीक है। अब आते हैं इसकी पोलैरिटी एंड एसिडिटी पे अमीन्स की। तो इलेक्ट्रोनेगेटिव हाइड्रोजन और जो इलेक्ट्रोनेगेटिव नाइट्रोजन और हाइड्रोजन बॉन्ड जो है वो क्या करता है, अमीन को पोलर नेचर प्रोवाइड करता है, ठीक। अब इसकी वजह से जो अमीन्स की पोलैरिटी होती है वो अल्कोहल से कम होती है। क्यों, बिकॉज ऑक्सीजन की जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है वो नाइट्रोजन से ज्यादा होती है, और जो हाइड्रोजन बॉन्ड प्रेजेंट है अल्कोहल में वो भी स्ट्रॉन्गर होते हैं एज कंपेयर टू RNH2 बॉन्डिंग के जो हाइड्रोजन बॉन्ड्स हैं उनके। अब इसका रिजल्ट क्या होगा, क्या इसका इंपैक्ट पड़ेगा, तो इसका रिजल्ट ये है कि जो अमीन्स है उनका बॉइलिंग पॉइंट कम होता है कंपेयर टू अल्कोहल एंड कार्बोक्सिलिक एसिड। मतलब इसी बॉन्डिंग पैटर्न की वजह से जो इनका बॉइलिंग पॉइंट है वो कम होगा, ठीक है। यहाँ पे स्ट्रक्चर्स दिए हुए हैं बुक में, आप देखिएगा इसे। अब हम देखते हैं इसके
नेक्स्ट टॉपिक पे जो कि है बेसिसिटी। तो बेसिसिटी की बात करें, बेसिसिटी ऑफ एलिफैटिक अमीन्स की बात करें, तो बेसिसिटी ऑफ एलिफैटिक अमीन्स जो है वो स्ट्रॉन्गर होती है देन अमोनिया। ठीक, क्यों? बिकॉज ऑफ प्लस आई इफेक्ट, इंडक्टिव इफेक्ट की वजह से, प्लस आई इफेक्ट की वजह से इसकी जो बेसिसिटी होती है वो ज्यादा होती है। एलिफैटिक अमीन्स, प्राइमरी एलिफैटिक अमीन्स कम बेसिक होते हैं सेकेंडरी अमीन से। क्यों? बिकॉज दो अल्काइल ग्रुप के द्वारा जो प्लस आई इफेक्ट जो होगा वो ज्यादा होगा एज कंपेयर टू वन प्लस आई ग्रुप। ठीक है, तो वहां पर सीन क्या आ रहा है, देखो अगर एक RNH2 प्रेजेंट है तो इसके ये जो प्लस आई इफेक्ट इस पे इंड्यूस करेगा वो कम होगा। वहीं पे अगर दो ग्रुप्स प्रेजेंट है RRNH पे, तो ये ज्यादा प्लस आई इफेक्ट इंड्यूस करेंगे, इसकी वजह से ये ज्यादा बेसिक होगा एज कंपेयर टू प्राइमरी अल्काइल अमीन के। ठीक है, अब हम सिर्फ इंडक्टिव इफेक्ट को कंसीडर करें तो एल्फैटिक अमीन्स मस्ट बी स्ट्रॉन्गर, मतलब और ज्यादा होना चाहिए। लेकिन एक्वस सॉल्यूशन में जो एलिफैटिक टर्शरी अमीन्स हैं वो उनकी बेसिसिटी कम होती है देन सेकेंडरी अमीन्स। तो अब जो बेसिसिटी ऑफ एलिफैटिक अमीन्स एक्वस मीडियम की अगर हम बात करें तो उसको हम ऐसे लिख सकते हैं, सबसे पहले किसकी होती है? सेकेंडरी की, देन प्राइमरी की एंड देन टर्शरी की, देन आती है अमोनिया की। ठीक है, मतलब प्राइमरी पे सबसे ज्यादा बेसिक कौन? सेकेंडरी, देन प्राइमरी एंड देन टर्शरी। ठीक है, ये थी बेसिसिटी ऑफ अमीन्स की थ्योरी जो आपको यहाँ पे पढ़नी थी। एरोमेटिक अमीन्स की अगर बात करें तो बेसिसिटी ऑफ एरोमेटिक अमीन्स जो है वो क्या कर रहा है, जैसे कि एनिलीन की अगर बात करें तो वो कम होती है एज कंपेयर टू एलिफैटिक अमीन। क्यों? बिकॉज एनिलीन एक वीकर बेस है। क्यों? बिकॉज जो लोन पेयर है, जो इलेक्ट्रॉन का पेयर प्रेजेंट है, लोन पेयर प्रेजेंट है नाइट्रोजन पे, वो डीलोकलाइज होता है एरोमेटिक रिंग में। इसलिए डीलोकलाइजेशन की वजह से ये रेजोनेंस में इलेक्ट्रॉन्स रहते हैं, हेंस ये बॉन्डिंग नहीं शो कर पाता, तो इसकी वजह से इसकी बेसिसिटी कम होती है। ये आप यहाँ देखिए, यहाँ पर ये जो इलेक्ट्रॉन्स थे वो इसके साथ रेजोनेंस में चले गए और कई सारे स्ट्रक्चर्स यहाँ पे बन रहे हैं, तो इस रेजोनेंस में जाने की वजह से इसकी स्ट्रेंथ कम हो जाती है एज कंपेयर टू एलिफैटिक अमीन्स। ठीक है, सो अब हम पढ़ेंगे इफेक्ट ऑफ सब्स्टिट्यूएंट्स ऑन बेसिसिटी। बेसिसिटी पे क्या इफेक्ट पड़ता है सब्स्टिट्यूएंट्स का? सब्स्टिट्यूएंट्स क्या होते हैं, मतलब जो हम अदर ग्रुप्स ऐड कर रहे हैं उसका क्या इफेक्ट पड़ रहा है। तो यहाँ पे अगर देखिए, सबसे पहले इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग सब्स्टिट्यूएंट्स की बात करते हैं तो यहाँ पर अगर मिथाइल ग्रुप प्रेजेंट है, OH ग्रुप प्रेजेंट है, OCH3 प्रेजेंट है, मतलब ऐसे ग्रुप जो कि एक सोर्स की तरह एक्ट करते हैं इलेक्ट्रॉन्स के लिए, तो उससे क्या होगा, अगर वो पैरा पोजीशन पे प्रेजेंट है बेंजीन रिंग की, तो वहां पर बेसिसिटी जो होगी वो इंक्रीज करेगी। जो एनिलीन कंपाउंड होगा उसकी बेसिसिटी इंक्रीज होगी। मतलब अगर ये कंपाउंड है एनिलीन, ठीक है, ये एनिलीन है, एनिलीन के पैरा पोजीशन पे, मतलब यहां पर अगर ऑर्थो ये होगा, मेटा ये होगा एंड देन पैरा ये होगा। यहां पर अगर CH जो भी ग्रुप्स मैंने मेंशन किए ये यहाँ पे प्रेजेंट है तो बेसिसिटी बढ़ जाएगी। क्यों बढ़ेगी? बिकॉज ये सब्स्टिट्यूएंट्स क्या करते हैं, ये पॉजिटिव चार्ज को डिस्पर्स कर देते हैं एनिलीनियम आयन पे, जिससे जो आयन होता है वो स्टेबलाइज हो जाता है विद रिस्पेक्ट टू फ्री NH2 ग्रुप जो कि एनिलीन में प्रेजेंट है। और ऑन अदर हैंड, मतलब अगर हम दूसरी तरह से देखें तो बेसिसिटी जो होती है वो NH2 की इंक्रीज हो जाती है। क्यों? बिकॉज ऑफ इलेक्ट्रॉन डेंसिटी नाइट्रोजन पे जो है उसकी वजह से। अगर हम इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप सब्स्टिट्यूएंट्स की बात करें तो अगर NO2 ग्रुप, CN ग्रुप या फिर ये जो कंपाउंड्स हैं इसके जैसे जो इलेक्ट्रॉन को विड्रॉ कर लेते हैं वो इसके साथ अटैच हैं, तो क्या होगा, बेसिसिटी डिक्रीज कर जाएगी एनिलीन की। क्यों? बिकॉज जो पॉजिटिव चार्ज होता है वो क्या करते हैं, वो जो एनिलीनियम आयन पे पॉजिटिव चार्ज प्रेजेंट है वो और इंटेंस हो जाता है इनकी प्रेजेंस की वजह से, हेंस इनकी जो बेसिसिटी होती है वो कम हो जाती है। वहीं पे दूसरा फैक्टर क्या है कि इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कम हो जाती है, तो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कम होने की वजह से भी बेसिसिटी यहाँ पे हमें कम देखने को मिलती है। अगर ऑर्थो सब्स्टिट्यूटेड एनिलीन्स की बात करें तो ये जो बेसिस होते हैं वो वीक होते हैं एनिलीन से, रिगार्डलेस कि कौन सा सब्स्टिट्यूएंट उनसे अटैच है। क्यों? बिकॉज ऑफ ऑर्थो इफेक्ट। यहाँ पर ऑर्थो इफेक्ट हमें देखने को मिलता है, जिससे कि ऑर्थो इफेक्ट आता है। ऑर्थो इफेक्ट क्यों आएगा? ड्यू टू स्टेरिक एंड इलेक्ट्रॉनिक फैक्टर्स जो कि डिफरेंट होते हैं। देन हम रिलेटिव बेसिक स्ट्रेंथ की बात करें तो जो नाइट्रो एनिलीन्स हैं तो उसमें एनिलीन सबसे ज्यादा बेसिक होगा, देन मेटा नाइट्रो एनिलीन, देन पैरा नाइट्रो एनिलीन, सबसे कम कौन है, ऑर्थो नाइट्रो एनिलीन सबसे कम बेसिसिटी शो करेगा। टोलिडीन की स्ट्रेंथ की बात करें तो यहाँ पे पैराटोलिडीन की सबसे ज्यादा स्ट्रेंथ होगी, मेटा की उससे कम, एनिलीन की उससे कम और टोलिडीन की उससे कम होगी। ठीक है, देन रिलेटिव स्ट्रेंथ ऑफ मिथॉक्सी एनिलीन्स की बात करें तो उसमें क्या होगा, सबसे ज्यादा पैरा एनिसिडीन की है, देन एनिलीन की है, ऑर्थो एनिसिडीन की है,
एंड मेटा एनिसिडीन की है। अब हम देखते हैं रिलेटिव बेसिक स्ट्रेंथ ऑफ क्लोरोएनिलीन। क्लोरोएनिलीन की बात करें तो सबसे ज्यादा एनिलीन की, देन पैरा की, देन मेटा एंड देन ऑर्थोक्लोरोएनिलीन की होती है। क्यों? बिकॉज ऑफ माइनस आई इफेक्ट। ठीक है, तो ये कुछ फैक्टर्स थे जिनकी जो बेसिसिटी को इम्पैक्ट कर रहे थे। अब हम क्वालिटेटिव टेस्ट की बात करते हैं। तो क्वालिटेटिव टेस्ट में सबसे पहले आता है सॉल्युबिलिटी टेस्ट। अमीन्स जो होते हैं वो बेसिक नेचर के होते हैं, इसलिए वो क्या करते हैं, मिनरल एसिड में सॉल्युबल होते हैं। एग्जांपल देखें तो एनिलीन क्या है, हमारा एक अमीन है, ये मिनरल एसिड मतलब HCl हाइड्रोजन क्लोराइड के साथ जब रिएक्ट करेगा तो एनिलीनियम क्लोराइड बनाएगा, जो कि सॉल्युबल होता है किसमें, मिनरल एसिड्स में। ठीक, लिटमस टेस्ट की अगर बात करें तो बेसिक नेचर की वजह से रेड लिटमस क्या करेगा, जो रेड लिटमस है वो ब्लू में चेंज हो जाएगा। ठीक है, ये मैंने आपको कार्बोक्सिलिक एसिड में बताया था कि अगर हमें बेसिसिटी या एसिडिटी पता करनी है तो हम सबसे पहली चीज क्या देखते हैं, हम पहली चीज क्या करते हैं, लिटमस टेस्ट लगाते हैं। लिटमस टेस्ट में हम क्या करेंगे, जो भी लिटमस है हमारा, तो हम उसको लेंगे, रेड और ब्लू दोनों लेते हैं जनरली, और उसको डिप करते हैं। तो अगर एसिडिक है तो ब्लू टू रेड हो जाएगा, और अगर बेसिक है तो रेड टू ब्लू हो जाएगा। ठीक है, तो ये यहाँ पर एग्जाम्पल दिया हुआ है इथाइलअमीन का, इसने वाटर के साथ रिएक्ट किया लिटमस की प्रेजेंस में, तो यहाँ पर क्या बना, इथाइलिनियम आयन बना और साथ में OH आयन रिलीज हुआ। अब कार्बिलअमीन टेस्ट की बात करें तो जब हम प्राइमरी अमीन्स को ट्रीट करते हैं अल्कोहलिक पोटेशियम हाइड्रोक्साइड के साथ में तो और क्लोरोफॉर्म के साथ में, तो आइसोसाइनाइड बनता है जिसकी स्मेल बहुत ही अनप्लीजेंट होती है। ठीक है, ये रिएक्शन है RNH2 CHCl3 3KOH, इनके साथ रिएक्शन कराया तो आइसोसाइनाइड बना, 3KCl बना और 3H2। तो आइसोसाइनाइड का बनना एक अनप्लीजेंट स्मेल के साथ होगा, जिससे हमें पता चलेगा कि हमारी जो रिएक्शन है वो रिएक्शन में अमीन्स प्रेजेंट है कि नहीं है। अब एजोडाई टेस्ट की बात करते हैं तो एनिलीन की रिएक्शन नाइट्रस एसिड से अगर करा रहे हैं मिनरल एसिड की प्रेजेंस में, तो एक डाई एजोनियम क्लोराइड कंपाउंड बनेगा, जो कि फिर फर्दर रिएक्ट करके बेंजीन बीटा नेप्थॉल में कन्वर्ट होगा और एक फिर कलर डाई देगा, जिससे हमें पता चलेगा कि हमारा कंपाउंड अमीन कंटेन करता है कि नहीं। देन अगर हम प्राइमरी सेकेंडरी अमीन की डिफरेंस की बात करें तो हम क्या करेंगे, नाइट्रस एसिड टेस्ट कर सकते हैं। देखो, प्राइमरी अल्फैटिक अमीन्स नाइट्रस एसिड के साथ रिएक्ट करते हैं, बबल्स फॉर्म करते हैं नाइट्रोजन के साथ में। ठीक, सेकेंडरी अमीन्स नाइट्रस एसिड के साथ रिएक्ट करके क्या बनाते हैं, येलो कलर्ड का ऑयली कंपाउंड बनाते हैं नाइट्रोसामीन। तो इससे हम सेकेंडरी को आइडेंटिफाई कर सकते हैं। टर्शरी की अगर हम बात करें तो टर्शरी अमीन क्या करता है, टर्शरी अमीन रिएक्ट करता है नाइट्रस एसिड के साथ में और नाइट्राइट सॉल्ट बनाता है। तो यहाँ सॉल्ट हमें मिलेगा, जिससे हमें पता चल जाएगा कि हमारा कंपाउंड अमीन कौन सा अमीन हमारे कंपाउंड में प्रेजेंट है। देन हाइजेनबर्ग टेस्ट एक जनरली प्राइमरी सेकेंडरी और टर्शरी अमीन्स के डिफरेंशिएशन के लिए हम करते हैं, जो कि यहाँ पर पूरा रिएक्शन दिया हुआ है। देखिए हमने क्या किया, यहाँ पे सबसे पहले बेंजीन सल्फोनिल क्लोराइड लिया, इसकी रिएक्शन प्राइमरी अमीन के साथ अगर हम करा रहे हैं तो क्या बना, एन अल्काइल बेंजीन सल्फोनामाइड बना रहा है। ठीक, जो कि इनसॉल्युबल है NaOH में। फिर हमने अगर NaOH से रिएक्शन कराया तो ये सोल्यूबलाइज हो गया। ठीक, और HCl से कराएंगे जब वापस रिएक्शन तो ये वापस एन अल्काइल बेंजीन सल्फोनामाइड बनाएगा। ठीक है, सेकंड में देखो बेंजीन सल्फोनिल क्लोराइड हमने फिर लिया, सेकेंडरी अमीन के साथ रिएक्शन कराया तो NaOH में इनसॉल्युबल हमें एक कंपाउंड मिला। ठीक है, अगर टर्शरी अमीन्स की बात करें तो यहाँ पे जब हमने टर्शरी अमीन के साथ रिएक्शन कराई तो कोई रिएक्शन नहीं हुई, मतलब इनसॉल्युबल मास नहीं बना, वैसे ही पड़ा रहा। फिर जब हमने उसके HCl से रिएक्शन कराया तो यहाँ पे सॉल्युबलाइज हो गया और कंपाउंड इंटरमीडिएट फॉर्म हुआ। ठीक, अब हम देखते हैं एलिफैटिक अमीन्स के बारे में। तो अमीन, ये तो जनरल था अमीन्स के बारे में, अब हम देखेंगे एलिफैटिक अमीन्स के बारे में, स्पेसिफिक जो चीजें हैं वो। अमीन्स को मैंने बताया अमोनिया डेरिवेटिव्स होते हैं, इसमें प्राइमरी सेकेंडरी टर्शरी 3 टाइप का होता है। प्राइमरी क्यों, कैसे बना, एक हाइड्रोजन रिप्लेस किया, सेकेंडरी कैसे बना, 2 को रिप्लेस कर दिया, टर्शरी कैसे बना, 3 को रिप्लेस कर दिया। ठीक है, तो इस तरीके से क्या बने, अमीन के डेरिवेटिव्स बने। अब इसके ऊपर डिपेंडेंट होते हुए अल्काइल ग्रुप आइडेंटिकल है या डिफरेंट है, ये फर्दर क्लासिफाइड किए जाते हैं सिंपल और मिक्स में। ठीक है, तो अगर जो एक जैसे ग्रुप्स प्रेजेंट हैं तो वो सिंपल, और अगर नहीं तो मिक्स। ठीक है, अब मेथड ऑफ प्रिपरेशन की बात करें तो प्राइमरी सेकेंडरी टर्शरी और क्वाटरनी अमीन्स को हम कैसे प्रिपेयर कर सकते हैं। तो पहला है हॉफमैन मेथड, जिसको हम अल्काइल हैलाइड मेथड भी कहते हैं। इसमें हम क्या कर रहे हैं, हम एक्वस या फिर अल्कोहलिक अमोनिया सॉल्यूशन को हीट कर रहे हैं एल्किल हैलाइड के साथ में एट 100 डिग्री सेल्सियस इन अ सील ट्यूब। तो उससे क्या बन रहा है, प्राइमरी सेकेंडरी टर्शरी या क्वाटरनरी अमोनियम सॉल्ट में मिल रहा है। इसी प्रोसेस को हम क्या कहते हैं, अमोनोलिसिस कहते हैं। ठीक है,
ये सारी रिएक्शंस यहाँ पे दी हुई हैं। देखिए यहाँ पे पहले हमने क्या लिया, इथाइल आयोडाइड लिया, इथाइल आयोडाइड के अमीन के साथ रिएक्शन कराई तो इथाइलअमीन हाइड्रोआयोडाइड, देन डाइथाइलअमीन हाइड्रोआयोडाइड बना, अगर हमने डाइथाइलअमीन लिया। ऐसे ही फर्दर रिएक्शंस होते हुए हम देख सकते हैं यहाँ पे हर टाइप के अमीन के साथ अलग प्रोडक्ट यहाँ पे बन रहा है। दूसरा मेथड है फ्रॉम अल्कोहल्स, इसको हम और क्या कहते हैं, सेबेटियर एंड मेली मेथड। ठीक है, इसमें हम क्या कर रहे हैं, अल्कोहल को पास करा रहे हैं किसके ऊपर, अमोनिया वेपर्स के ऊपर, इन प्रेजेंस ऑफ कैटलिस्ट एल्यूमिनियम ट्राइऑक्साइड और वेनेडियम पेंटाऑक्साइड या फिर थोरिया या फिर सिलिका जेल का यूज करके एट 360 डिग्री सेल्सियस। तो जो प्राइमरी सेकेंडरी या टर्शियरी अमीन है वो बनते हैं एज अ प्रोडक्ट। ठीक है, यहाँ पे हमने अल्कोहल लिया और अमीन लिया, इस पे हमने क्या किया, Al2O3 या W2O3 के साथ इसकी रिएक्शन, W2O5 के साथ रिएक्शन कराई, तो इसने क्या किया, प्राइमरी सेकेंडरी और टर्शियरी अमीन्स हमें बना के दिए। देन अमोनिया का मिथाइलेशन करके, अगर हम डाइमिथाइल सल्फेट का मिथाइलेशन कर दें अमोनिया के साथ में तो हमें क्या मिलेगा, अमीन मिल जाएगा। ठीक, मिथाइलेशन बाय फॉर्मल्डिहाइड, फॉर्मल्डिहाइड का मिथाइलेशन करें तो भी हमें क्या मिलेगा, अमीन ही मिलेगा। जैसे यहाँ देखिए ये HCHO था, NH3 था, इसका हमने मिथाइलेशन रिएक्शन कराई, कैसे कराई, 40% फॉर्मल्डिहाइड सॉल्यूशन लिया, उसको अमोनिया के ऊपर पास कराया। ठीक, अमोनिया इन प्रेजेंस ऑफ HCl, तो वहां पे क्या बना, हमारा अमीन बन गया। ठीक है, अब ये कुछ मेथड्स हैं जो सिर्फ प्राइमरी अमीन्स को प्रोड्यूस करते हैं, जैसे कि नाइट्रोपैराफिन अगर हम ले रहे हैं तो नाइट्रोपैराफिन RNO2 की रिएक्शन अगर हम हाइड्रोजन से कराएं, रिडक्शन कराएं, तो वो RNH2 बनाता है, मतलब अमीन बना देता है। ठीक है, तो यहाँ पर अमीन बना देगा। अब हम क्या करेंगे, अगला देखते हैं, रिडक्शन ऑफ एल्काइल साइनाइड। अगर एल्काइल साइनाइड का रिडक्शन कराते हैं हाइड्रोजन की प्रेजेंस में तो वो इथाइलअमीन मतलब प्राइमरी अमीन बनाएगा। इसके अलावा एसिड अमाइड से भी हम इसकी प्रिपरेशन कर सकते हैं, एसिटामाइड की रिएक्शन हम अगर कराएं या फिर इसका रिडक्शन कराएं तो हमें इथाइलअमीन देखने को मिलेगा। और इसके अलावा ऑक्साइम्स का रिडक्शन अगर कराते हैं सोडियम अल्कोहल की प्रेजेंस में तो भी वो अमीन सी लिबरेट करेगा। अभी हॉफमैन क्वालिटेटिव टेस्ट में आपने पढ़ा, उस मेथड से भी हम क्या कर सकते हैं, अमीन बना सकते हैं। ठीक, कैसे बनाएंगे, देखिए यहाँ पर हम एसिडामाइड का ट्रीटमेंट करा दें इसके साथ में ब्रोमीन का और कॉस्टिक पोटैश के साथ में प्राइमरी अमीन्स, या फिर तो उससे प्राइमरी अमीन्स बनेंगे जिनके पास एक कार्बन कम होगा देन ओरिजिनल कंपाउंड। ठीक, इस अगली रिएक्शन गैब्रियल थैलामाइड रिएक्शन। ठीक, इसमें क्या है, इसमें हम साइक्लिक या फिर एरोमेटिक अमीन्स का प्रिपरेशन करते हैं। प्राइमरी अमीन्स का जनरली हम थैलीमाइड लेंगे, थैलीमाइड की रिएक्शन KOH और H2O से KOH की प्रेजेंस में कराएंगे तो वाटर लिबरेट होगा और यहाँ पे क्या बनेगा, पोटेशियम थैलीमाइड बनेगा, जो कि फर्दर एल्किल हैलाइड के साथ रिएक्शन करके एन एल्काइल थैलीमाइड बनाएगा। फिर उसकी अगर हम हाइड्रोलिसिस कराएं तो थैलिक एसिड हमें यहाँ पे मिलेगा और साथ में अमीन भी यहाँ पे एज अ कंपाउंड मिलेगा। ठीक है, देन अब देखते हैं कुछ मेथड्स फॉर जो सिर्फ सेकेंडरी अमीन्स प्रोड्यूस करते हैं। तो इसमें पहला है एल्काइल आइसोसाइनाइड का रिडक्शन सोडियम या फिर अल्कोहल के साथ में। तो RNC क्या है, आइसोसाइनाइड है, CN साइनाइड होता है, NC आइसोसाइनाइड होता है। तो इसकी रिडक्शन जब करा रहे हैं तो हमें यहाँ पे क्या देखने को मिला, हमें यहाँ पर हमें एक अमीन देखने को मिला। ठीक है, दूसरा हम देखें अगर तो एक अल्कोहलिक सॉल्यूशन अमीन का, प्राइमरी अमीन का अगर हम लें और उसको एल्किल हैलाइड के साथ रिएक्ट कराएं, हीट कराएं, तो वो क्या बनाएगा, डाइमिथाइल अमीन बनाएगा या फिर क्या बनाएगा, या फिर सेकेंडरी अमीन बनाएगा। ठीक है, देन थर्ड है हाइड्रोलिसिस ऑफ पैरानाइट्रोसो डाइअल्काइल एनिलीन बाय बॉइलिंग विद स्ट्रॉन्ग अल्कली। अगर हम नाइट्रोसो डाइमिथाइल एनिलीन कंपाउंड जो है उसकी हाइड्रोलिसिस कराएं KOH की प्रेजेंस में तो वहां पर क्या बनेगा, डाइमिथाइल अमीन बनेगा और एक दूसरा कंपाउंड एज अ बाई प्रोडक्ट आएगा। देन हाइड्रोलिसिस ऑफ डाइअल्किल साइनामाइड्स की बात करें तो अगर यहाँ पे जो डाइअल्किल साइनामाइड्स हैं इनकी रिएक्शन अगर हम करा रहे हैं एन डाइअल्किल कार्बामिक एसिड की प्रेजेंस में तो वो जब उसको हीट करेंगे तो डीकार्बोक्सिलेशन होगा और सेकेंडरी अमीन हमें देखने को मिलेगा। ठीक है, आते हैं इसकी फिजिकल प्रॉपर्टीज पे। तो फिजिकल प्रॉपर्टीज में क्या है, रूम टेम्परेचर पे जो लोअर मेंबर्स होते हैं वो कंबस्टिबल गैसेस की तरह एग्जिस्ट करते हैं, मतलब वो गैस फॉर्म में रहते हैं। और वहीं पे जो हायर मेंबर्स हैं मतलब C3 से C11 के होते हैं वो वोलेटाइल मेंबर्स हैं और उससे ज्यादा हायर मेंबर्स जो है C11 के बाद के वो सॉलिड की तरह एग्जिस्ट करते हैं। ठीक है, मेन हमारा केमिकल रिएक्शन है तो हम केमिकल रिएक्शन पे आते हैं। सबसे पहली रिएक्शन है वाटर के साथ। ठीक, अगर हम मिथाइल अमीन या अमीन की रिएक्शन कराएं वाटर के साथ में तो वो क्या बनेगा, एक हाइड्रोक्साइड कंपाउंड बनाएगा। ठीक है, जैसे यहाँ पे मिथाइल अमीन हमने लिया जो कि प्राइमरी अमीन है, इसकी रिएक्शन वाटर से कराई तो उसने क्या बनाया, मिथाइल अमोनियम हाइड्रोक्साइड। डाइमिथाइल अमीन अगर सेकेंडरी मतलब हम ले रहे हैं तो डाइमिथाइल अमोनियम हाइड्रोक्साइड बनाएगा।
इसी तरीके से ये कंपाउंड्स टर्शियरी अमीन के साथ भी बनाएगा। सॉल्ट फॉर्मेशन की बात करें तो अगर हम मिनरल एसिड के साथ में इसकी रिएक्शन कराएं अमीन की, तो हमें जो कंपाउंड मिलेगा वो सॉल्ट फॉर्म में मिलेगा। ठीक है, तो दूसरी रिएक्शन ये हो गई। अगर गोल्ड या प्लेटिनम क्लोराइड के साथ में रिएक्शन करा रहे हैं तो क्या होगा, अब ऑरिक या प्लैटिनिक क्लोराइड के साथ में अगर हम इसके रिएक्शन करा रहे हैं, ऑरिक मतलब गोल्ड क्लोराइड या फिर प्लैटिनिक प्लैटिनम क्लोराइड के साथ में इसकी रिएक्शन करा रहे हैं, तो हमें डबल सॉल्ट्स का यहाँ पे रिएक्शन, डबल सॉल्ट एज अ प्रोडक्ट हमें ऑब्टेन होगा। ठीक, देन अगर हम बात करते हैं रिएक्शन ऑफ एल्काइल हैलाइड्स की, तो यहाँ पे अल्काइलेशन रिएक्शन होती है। अल्काइलेशन रिएक्शन में क्या होता है, हम इथाइल अमीन लेंगे, एक अमीन लिया हमने, उसमें रिएक्शन कराई अल्किल हैलाइड के साथ में, तो उससे क्या बना, डाइथाइल अमीन बना, फिर हमने कराई ट्राइमिथाइल अमीन बना, देन कराया तो टेट्राइथाइल अमीन बना। तो ये क्या है, अल्काइलेशन रिएक्शन है। अच्छा, अगर इसको ऑक्सीडाइज करें तो क्या होगा, ऑक्सीडाइज करें तो हमें एक इंटरमीडिएट मिलेगा एल्डिमीन, जो फर्दर क्या हो जाएगा, ऑक्सीडाइज हो जाता है एल्डिहाइड्स में। ठीक है, इसको कराने के लिए हम प्रेजेंस किसकी लेते हैं, इसके कराने के लिए हम प्रेजेंस लेते हैं पोटेशियम परमैंगनेट की। ठीक है, देन जो प्राइमरी एंड सेकेंडरी अमीन्स रिएक्शन दे रहे हैं अब हम वो देखेंगे। तो एसिड क्लोराइड के साथ अगर हम रिएक्शन कराएं तो वो क्या बनाएगा, देखो प्राइमरी एंड सेकेंडरी अमीन्स जब रिएक्ट करते हैं एसिड क्लोराइड के साथ में या एनहाइड्राइड के साथ में, तो एसाइल डेरिवेटिव कंपाउंड्स देते हैं। जैसे यहाँ पे मिथाइल अमीन की रिएक्शन किससे कराई हमने, एसिटाइल क्लोराइड से कराई, तो यहाँ पर क्या बन के आया, एसिटाइल मिथाइल अमीन बन के आया, ये एज अ प्रोडक्ट हमें ऑब्टेन हुआ। दूसरी रिएक्शन है सोडियम के साथ, तो अगर हम अपने अमीन की रिएक्शन सोडियम से कराएं तो हमें क्या मिलेगा, सॉल्ट मिलेगा। ठीक है, सोडियम डेरिवेटिव ऑफ दैट अमीन देखने को मिलेगा। अब फिनाइल लिथियम की बात करते हैं, तो फिनाइल लिथियम में क्या होगा, फिनाइल लिथियम के साथ अगर रिएक्शन करा रहे हैं तो प्राइमरी और सेकेंडरी अमीन क्या करेंगे, एसिड की तरह बिहेव करेंगे और फिनाइल लिथियम लिथियम के साथ रिएक्ट करके ईथर फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएंगे। देन नाइट्रोसिल क्लोराइड के साथ मतलब NOCl के साथ अगर रिएक्शन करा रहे हैं तो हमें अल्किल हैलाइड मिलेगा, साथ में नाइट्रोजन लिबरेट होगा और इसके साथ ही साथ क्या होगा, हाइड्रो वाटर भी लिबरेट होगा। देन रिएक्शन विद फिनाइल आइसोसाइनेट, आइसोसाइनेट के साथ रिएक्शन की बात करें तो RNH2 की रिएक्शन या अमीन की रिएक्शन, प्राइमरी सेकेंडरी अमीन की रिएक्शन फिनाइल आइसोसाइनाइड से कराएं तो हमें क्या मिलेगा, क्रिस्टलीन सब्स्टिट्यूटेड यूरियाज मिलेंगे, मतलब यूरिया का प्रोडक्शन यहाँ पे होगा। ठीक है, देन हम बात करते हैं ग्रिग्नार्ड रिएजेंट के साथ रिएक्शन की, जो कि आपकी इंपॉर्टेंट रिएक्शन है। तो ग्रिग्नार्ड रिएजेंट में क्या होगा, अगर हम इथाइल अमीन की रिएक्शन ग्रिग्नार्ड रिएजेंट से कराएं तो इथाइल अमीन मैग्नीशियम ब्रोमाइड कंपाउंड मिलेगा, साथ ही में एल्केन का यहाँ पे फॉर्मेशन होगा। तो जनरली ये रिएक्शन क्या करेगी, एल्केन का फॉर्मेशन करेगी। देन मैनिक रिएक्शन में क्या होगा, हम कीटोन की रिएक्शन फॉर्मल्डिहाइड से कराएं इन प्रेजेंस ऑफ डाइमिथाइलअमीन तो हमें एक कंपाउंड मिलेगा जिसको हम नाम देते हैं मैनिक बेस। ठीक है, देन आता है रिडक्शन ऑफ प्राइमरी अमीन्स ओनली। सिर्फ प्राइमरी अमीन्स की बात करें तो उनका रिडक्शन अगर करेंगे तो क्या होगा, तो इसमें दो रिएक्शन आती हैं जनरली, कार्बिल अमीन रिएक्शन एंड हॉफमैन मस्टर्ड ऑयल रिएक्शन। कार्बिल अमीन रिएक्शन में क्या है, देखिए प्राइमरी अमीन्स को जब हम हीट करते हैं क्लोरोफॉर्म के साथ में या अल्कोहलिक कॉस्टिक पोटैश के साथ में, तो वो आइसोसाइनाइड्स यील्ड करते हैं जिनका ओडर बहुत खराब होता है। ठीक, तो इस रिएक्शन को हम क्या कहते हैं, क्वालिटेटिव, इस रिएक्शन को हम एज अ क्वालिटेटिव टेस्ट यूज करते हैं फॉर प्राइमरी अमीन्स। ठीक है, दूसरा रिएक्शन है हॉफमैन मस्टर्ड ऑयल रिएक्शन। इसमें क्या है, प्राइमरी अमीन्स को जब हम कार्बन डाइसल्फाइड या फिर मर्क्यूरी क्लोराइड के साथ रिएक्ट करा रहे हैं तो हमें आइसोथायोसाइनेट मिल रहा है, जिसकी स्मेल जो है वो बहुत ही पंजेंट है, बहुत ही हार्ड है। तो उससे हमें क्या पता चल जाएगा हमारा कंपाउंड कौन सा है, अमीन है कि नहीं है। देन एज यूजुअल जैसे हम सारे चैप्टर्स में पढ़ते हैं, अब हमें क्या पढ़ना है यहाँ पे, मिसलेनियस कंपाउंड। तो मिसलेनियस कंपाउंड में तीन कंपाउंड जनरली इसमें आपको पढ़ना है, इथेनोलामीन, इथाइलिन डायमीन एंड एम्फेटामीन। तो इथेनोलामीन की बात करें तो इथेनोलामीन है क्या, इथेनोलामीन इज अ विस्कस एंड हाइग्रोस्कोपिक अमोनिया डेरिवेटिव अमोनिया अल्कोहल हैविंग एन अमोनिया लाइक ऑर्डर। मतलब ये एक अमोनिया अल्कोहल कंपाउंड है जिसके पास किसका ऑर्डर है, अमोनिया लाइक ऑर्डर है। ठीक है, स्ट्रक्चर यहाँ पे दिया हुआ है, स्ट्रक्चर आप देखिए, ये स्ट्रक्चर है इथेनोलामीन का। इसके यूजेस देखते हैं, मेन हमारे लिए यूजेस हैं। तो हम देखते हैं सबसे पहला यूज क्या है, एज अ सर्फेक्टेंट, मतलब क्लीनिंग एजेंट की तरह या फिर फ्लोरीमेट्रिक रिएजेंट या फिर कार्बन डाइऑक्साइड या H2S को रिमूव करने के लिए यूज होता है। देन स्क्लेरोजिंग एजेंट की तरह यूज होता है। फर्स्ट जनरेशन मोनोइथेनोलामीन को हम एंटी हिस्टामिनिक एजेंट की तरह यूज करते हैं। देन पीएच एडजस्टर की तरह भी यूज करते हैं, बफरिंग एजेंट की तरह यूज करते हैं इन फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री। दूसरा कंपाउंड है इथाइल डाइअमीन जिसका फॉर्मूला है C2H8N2। इसमें हम क्या कर रहे हैं, C2H8N2 एक क्लियरलेस कलरलेस लिक्विड है जिसमें मस्टी इरिटेटिंग एंड अमोनिया लाइक ओडर होता है। आइए इसका स्ट्रक्चर देखते हैं। स्ट्रक्चर ये यहाँ पे दिया हुआ है इथाइलिन डाइअमीन का। इसके यूजेस क्या क्या है,
इसको हम यूज करते हैं एज अ फ्यूल एडिटिव, मतलब पेट्रोल या फिर कोई और फ्यूल जो हम यूज कर रहे हैं उसके साथ हम इसको ऐड कर सकते हैं। ब्लीच एक्टिवेटर सेम क्लीनिंग एजेंट की तरह, चिलेटिंग एजेंट की तरह, कोरोजन इनहिबिटर्स की तरह यूज कर सकते हैं। देन इट इज यूज्ड एज अ सॉल्वेंट फॉर प्रिपेयरिंग फार्मास्यूटिकल्स, फंगिसाइड्स एंड सिंथेटिक वैक्सेस। वैक्सेस के प्रिपरेशन में, फार्मास्यूटिकल ड्रग्स के प्रिपरेशन में हम इसको यूज कर सकते हैं। देन गैसोलीन एडिटिव की तरह भी यूज करेंगे। लास्ट है हमारा एम्फेटामीन। एम्फेटामीन का नाम सबने सुन रखा होगा। एम्फेटामीन क्या है देखते हैं। एम्फेटामीन में फॉर्मूला है C9H13N, ये स्ट्रक्चर है एम्फेटामीन का। ठीक है, एम्फेटामीन क्या है, एक CNS स्टिमुलेंट ड्रग है। ठीक है, लेकिन अगर हम इसको लॉन्ग टाइम तक कंज्यूम करते हैं तो हमें एक डिसऑर्डर होता है ADHD। ADHD क्या होता है, अटेंशन डेफिशिएट हाइपर एक्टिविटी डिसऑर्डर, ये हमें देखने को मिलता है। इसके अलावा नेक्रोलेप्सी या फिर ओबेसिटी की कंडीशंस भी बॉडी में अराइज हो सकती हैं। ठीक है, सो ये चीजें ये सब क्या था, ये हमारे मिसलेनियस कंपाउंड्स थे जो हमें पढ़ने थे। सो हमने मिसलेनियस कंपाउंड्स पढ़ लिए, हमने प्रिपरेशन देख ली, हमने सारी रिएक्शंस देख ली, तो हमारा चैप्टर 9 कंप्लीट हो गया है। चैप्टर 9 के साथ हमारा ये बुक रिवीजन का जो सीरीज था इंडिविजुअल लेक्चर्स का, वो भी कंप्लीट। अब अगर आपको कोई डाउट आ रहा है तो आप कमेंट सेक्शन में बताइए। साथ ही में यहाँ पर अगर कोई टॉपिक स्किप हुआ है या फिर कोई टॉपिक आपको समझ नहीं आया तो आप हमें बताइए, हम उसका बेटर एक्सप्लेनेशन आपको प्रोवाइड करेंगे। इसके साथ ही आप जो बुक देख रहे हैं वो बुक आप हमारी साइट से परचेज कर सकते हैं। साइट आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। इसके अलावा ये आपके नियर बाई स्टोर्स में भी मिल जाएगी। आपको फ्लिपकार्ट, अमेजोन से भी आप ऑर्डर कर सकते हैं। होप फॉर योर बेस्ट। थैंक्स।